हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स। इसका प्रैक्टिस सेट 3 चल रहा है। इसमें हमने ऑलरेडी आपको 1 से लेकर के 13 क्वेश्चन करा दिए। आज शुरू करने वाले हैं इसका क्वेश्चन 14 से। 14 क्वेश्चन है कि गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक उदाहरण है। गणित की संरचना प्रकृति को मूर्त रूप में माना जाता है कि मूर्त होना चाहिए, यानी देखना चाहिए उसको। एक वस्तु को 1750 में खरीद कर हम 1500 में बेच देते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर 1750 में खरीद करके 1500 में बेच रहे हैं तो हमको 250 रुपए का घाटा हो रहा है। यह दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, मासा 6 है, तो मासा और लासा का अनुपात बताइएगा। देखिएगा, एक रिलेशन ये होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यानी जिन दो नंबरों का हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड किया है, तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उनके उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। अब है क्या, हमको फाइंड क्या करना, एचसीएफ दिया गया, एलसीएम फाइंड करना, तो तभी तो हम उनका रेशियो फाइंड कर पाएंगे। और ये गुणनफल हमको गिवन है, तो हम यहाँ से एलसीएम फाइंड कर लेंगे, जबकि ये 6 दिया गया और ये गुणनफल हमको दिया गया है 2160। आप 6 का इसमें भाग दे दीजिएगा तो एलसीएम हमारा निकल आएगा। 6 का 21 में पढ़ा पड़ेंगे, 6 18 और 3 बचेंगे, 6 36, यानी 260 आ गया। और एचसीएफ 6 है, तो हमसे पूछा क्या गया है कि मासा और लासा में अनुपात, यानी एचसीएफ अपॉन एलसीएम। ठीक, तो एचसीएफ है हमारा 6 और ये है 360। ये भी से 6 टाइम कैंसिल हो जाता है, ये आ गया आपका 1/60। तो इनका रेशियो आ गया हमारा 1/60। इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। ये रिलेशन आपको इसके लिए तैयार रखना है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसमें आपके 4 टर्म है, कोई 3 टर्म हमेशा दिए जाते हैं और दूसरा टर्म पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या था, इन दोनों टर्म का हमको प्रोडक्ट दे दिया था। कभी कभी ये प्रोडक्ट दे देते हैं तो कोई एक नंबर पूछ लेते हैं, तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सी वाला, 1/60। क्वेश्चन 2 है, किसी घन का विकर्ण संपूर्ण पृष्ठ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी कोर पूछी गई है। जैसे घन क्या होता है, घन से मतलब होता है क्यूब, एक ऐसी संरचना जिसकी 3D संरचना जिसकी सभी साइडें यूकल होती हैं, तो उसको हम घन कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ गिवन है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसमें देखिएगा 6 फलक होते हैं, यानी 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फलक। और प्रत्येक जो फेस होता है वो स्क्वायर की टाइप का होता है। तो एक स्क्वायर की साइड को अगर हम ए मान लें तो इसका एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमारे पास तो इस प्रकार के 6 फेस हैं, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। और ये 6a² हमको गिवन है 24 के बराबर। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 24 का 6 में, 6 का 24 में भाग करेंगे 4, तो इसका ए क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट इज 2। तो हमसे इसकी कोर पूछी गई थी, यानी लंबाई, एक साइड की लंबाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो आप 2 सेंटीमीटर पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू दी गई है, तो ये जो एक्सप्रेशन हमको गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम इसमें ए की वैल्यू पुट कर दें, स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर बी की वैल्यू पुट करें, स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर ए बी की वैल्यू का मल्टीप्लाई यहाँ रखना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी होने वाला है। तो उस तरीके से हम ना करके दूसरे तरीके से करेंगे। जैसे हमको गिवन है 25a² प्लस 40ab प्लस 16b²। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर, और दोनों संख्या के गुणा का दूना, गुणा करेंगे 20 और 20 का दूना करेंगे 40 हो गया। ये आ रहा। अब इसमें आप ए और बी की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपको कम वर्क करना पड़ेगा। 5a की वैल्यू है 23 प्लस 4b की वैल्यू है -29, और उसकी बात करना है इसका स्क्वायर। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें। 23 पंचे 115 हो जाएंगे, 20 पंचे 100 होते, 3 पंचे 15 होते हैं, और 29 चौको अगर 30 होते तो 120 हो जाता, 4 कम कर दीजिएगा तो माइनस के 116 हो जाएंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे हम।
तो ये बचेगा हमारा माइनस का 1, और माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा, क्योंकि इवन नंबर वो पावर इवन है, तो इवन माइनस पे पावर इवन होने पर प्लस हो जाता है। इसका आंसर 1 आना चाहिए, यानी ए यानी फर्स्ट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अगर इसमें हम करते हैं तो हमको कम कैलकुलेशन करनी पड़ी, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम बना लेते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं, एक तार का टुकड़ा जो 8.9 सेंटीमीटर लंबा और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा अभी आयत के रूप में रखा हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी नई आकृति प्रदान कर एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो जब वृत्त के रूप में मोड़ते हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जैसे हमारे पास एक बार इस प्रकार से रखा हुआ रेक्टेंगल यानी आयत के रूप में, ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमको गिवन है 8.9, और जो इसकी विड्थ है वो है 5.4। ठीक, तो यहां से अगर हम इसकी पेरीमीटर निकालेंगे, परिमाप, पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर होती है 2 इंटू एल प्लस बी। तो इनका दोनों का एडिशन कर लीजिएगा, एडिशन करेंगे तो 9 4 13, कैरी 1, 8 5 13 1 14, यानी 14.3। इसका ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 28.6 आ रही है इसकी पेरीमीटर, यानी टोटल तार की लंबाई। हमारे पास कितना लंबा तार है, वो हमारा तार है 28 सेंटीमीटर, 28.6 सेंटीमीटर लंबा तार। अब हमने क्या किया, उस तार को सर्किल के रूप में रख दिया इस प्रकार से ए। तो ये कह रहे सर्किल की रेडियस बताइएगा, त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी। हमें ये टोटल तार की लंबाई पता है। अब सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और 2 पाई आर क्या हमको दी गई है 28.6। यहाँ से आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है केवल। तो 2 इंटू आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर इजुकल टू 28.6। अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 28.6 इंटू 7/2 इंटू 22। अगर ये जीरो हटा दें पॉइंट तो यहाँ हम 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो 11 2 जा, 11 2 जा और 6 बच गए, 11 6 जा, ये इससे कट गया 13 टाइम्स। हमारे पास बचा हुआ है 13 इंटू 7, 13 78, 13 91, 91 और 20। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, जीरो काटेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.55, यानी 4.55 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। करना हमें इस प्रकार से है कि पहले हम सर्किल जो रेक्टेंगल के पोर्शन में रखा है, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड करने से मतलब है उस तार की लंबाई निकल आती है। अब हमने उस तार को क्या किया, सर्किल के रूप में मोड़ के रख दिया। तो सर्किल की पेरीमीटर हमको गिवन है, यानी सरकमफ्रेंस कही जाती है, परिधि। तो परिधि हमको गिवन है, परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर को हमने 28.6 के इक्वल पुट करके अननोन वैल्यू आर को फाइंड कर लिया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से कि ए और बी में रेशियो गिवन है, बी और सी में गिवन है, और सी और डी में गिवन है। तो हमको फाइंड करना ए बी सी डी में। तो देखिए हमें किस प्रकार, पहले तो जो हमको रेशियो फ्रैक्शन के रूप में गिवन है, इनको हम पहले समाप्त करेंगे। कैसे, पहले ए और बी में रेशियो फाइंड करेंगे। ए रेशियो बी हमको दिया गया है 1/2 रेशियो 3/8। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, या 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3। तो ए रेशियो बी हमारा क्लियर आ गया 4/3। इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ 8 रखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 4, और यहाँ 8 रखें तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, 3 बचेगा। फिर हमें दिया गया बी रेशियो सी। बी रेशियो सी हमको गिवन है 1/3 रेशियो 5/9। अब देखिएगा यहाँ भी हम क्या करें, इसका एलसीएम 9 हो रहा तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 रखेंगे, 9 से 3 कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, और यहाँ 9 कैंसिल हो जाएंगे 5, यानी बी और सी में रेशियो आ गया 5, 3/5। अब हमें रेशियो दिया गया सी रेशियो डी में, ये भी हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है 5 6 3 4 3 4। ठीक, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा,
इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 12 9, यानी 10:9। अब देखिएगा हमें ए बी बी सी सी डी सभी रेशियो मालूम हो गए हैं, तो ए बी सी डी एक बार में इनका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आप देखिएगा, हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। पहले फाइंड करेंगे हम ए रेशियो बी। ए रेशियो बी हमको दिया गया है 4:3, और यहाँ बी के नीचे बी लिखेंगे, रेशियो सी लिखेंगे। तो बी कितना है, बी है हमारा 3 और सी है 5। यहाँ से हमको पता चल जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। एक इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से इस प्रकार से करेंगे 3 का इन दोनों के साथ और 5 का केवल इसके साथ। लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ आएंगे तो 3 वाली ये लाइन क्रॉस हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 9 और ये हो गया 15। इसमें से कॉमन नंबर 3 निकाल देंगे, यानी 3 से इसको डिवाइड कर दें तो ये 4 3 5, मतलब बड़े नंबर नहीं रखने हैं। अब हम निकालेंगे ए बी सी डी। देखिएगा किस प्रकार से, एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ये मिल गया हमको 4 3 5, और यहाँ लिख देंगे सी रेशियो डी, जो कि हमको दिया निकाला था हमने 10:9। 10:9 इस प्रकार से लिखेंगे जाके। ये सी का रेशियो क्या है 10, तो सी यहाँ लास्ट में, तो इसके नीचे लिखेंगे। अब देखो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, लेकिन 9 का केवल 5 के साथ ही होगा। 9 की लाइन क्रॉस करती हुई नहीं आएगी। तो जब इनका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 40 30 50 और 45। इन 10 का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ और 9 का केवल 5 के साथ। इसमें एक कॉमन नंबर 5 है तो वो हटा देंगे हम। तो ये बच जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 10 और यहाँ बच जाएगा 9। अब कोई नंबर कॉमन सभी में नहीं है, तो 8 6 10 9 ये रेशियो, इसका आंसर ये आना चाहिए 8 6 10 9, यानी सी 20 का सी जवाब होना चाहिए। तीनों का एक साथ ही ऐसे रेशियो फाइंड किया जा सकता है कि पहले हम ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी डी का निकालेंगे। फिर तरीका हमारा है ये कि आप पहले इस प्रकार से ए बी और बी सी का फाइंड करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में जाएंगे हम, तो ए बी सी ये रखा हुआ और सी डी को इस प्रकार से लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। यानी आप जितने रुपए में 10 कुर्सी खरीदते हैं उतने रुपए में आप 4 मेज खरीद सकते हैं। और बाद में इन्होंने ये कहा कि 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 4,000 रुपये है, तो आप 12 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य बताइएगा। ठीक, तो आप चाहे तो बिल्कुल साधारण तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे आप ये मान के चलिएगा कि एक मेज अगर आप खरीदेंगे तो उतने पैसे में 2.5 कुर्सी आ रही है। देखिएगा 4 ढम 10 होते हैं, यानी 4 से 10 को डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा। तो जितने पैसे में आप एक मेज खरीदते हैं उतने ही पैसे में आपकी मतलब 2.5 चेयर आएंगे। ठीक, तो अब आप इस प्रकार से देखिएगा 15, ये टोटल को एक उसमें वो एक में ही चेंज करेंगे। जैसे 15 चेयर, 15 चेयर प्लस 2 टेबल है और ये आ रही है 4,000 की। तो हम क्या करेंगे, ये 2 टेबल की भी चेयर बना देंगे। ठीक है, तो ये 15 तो चेयर ये है ही, और 2 टेबल, एक टेबल है, हमने कहा कि एक टेबल बराबर है 2.5 चेयर, तो 2 टेबल हो जाएंगे 5 चेयर के यूकल इक्वल टू 4,000। यानी हमारी 20 चेयर आ रही हैं 4,000 रुपए में। तो सीधी सी बात है, अब 20 कुर्सी की कीमत 4,000 रुपए है, तो एक कुर्सी की कीमत कितनी होगी, 200 रुपए। एक कुर्सी 200 रुपए की आ रही है। अब आप देखिएगा जब एक कुर्सी 200 रुपए की आ गई, हमसे कितनी पूछी जा रही है 12, तो 12 कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी, 12 चेयर की कीमत हो जाएगी 2400 रुपए। और 2 मेजें पूछी जा रही हैं हमसे, 3 मेजें। अब यहां से आप ये देखिएगा कि एक चेयर कितने की थी, 200 रुपए की, और एक चेयर किसके बराबर थी, 2.5।
ये हमसे यहाँ से हमने ये निकाला था, एक टेबल थी 2.5 चेयर के बराबर। एक टेबल 2.5 चेयर के बराबर अगर हम एक टेबल खरीदना चाहते थे तो 500 रुपये देने पड़ेंगे आपको एक टेबल की। तो टेबलें हमें 3 खरीदनी है तो 1500 रुपये की हो जाएंगी। इसमें हम 1500 का ऑर्डर कर देंगे, 3 टेबल कितने हो जाएंगे। ठीक, जैसे वन चेयर इज सॉरी 1 टेबल इज इक्वल टू 2.5 चेयर है, और 2.5 चेयर आ जाएंगी 500 रुपये की। तो इसका मतलब एक टेबल आएगी 500 रुपये की, तो 3 टेबल कितने की आएंगी 1500 रुपये की। तो ये टोटल सौदा हमारा आ जाएगा 3900 रुपये का, 3900 का। तो इस सवाल को करने के लिए आपको चाहे टेबल की चेयर बना लीजिएगा, चाहे चेयर के टेबल बना। एक बार फिर समझिएगा, 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेजों के बराबर है। इसका मतलब है कि एक मेज ले लो या 2.5 कुर्सी ले लो। अब 15 कुर्सी और 3 मेजों का, 2 मेजों का मूल्य 4000 रुपये। तो हमने 2 मेजों की भी कुर्सी बना ली, 5 बन गई, 5 इसमें जोड़ दी, 20, 20 की 4000 है तो एक की 200 आ गई, तो 12-2400 की हो गई। 3 मेजें हो गई 1500 की, एक मेज 500 की है। ठीक, एक चेयर 200 की, एक मेज 500 की। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसकी परिमाप, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों साइडें यूकल हों। तो एक 50 की है तो चारों 50 50 200 मीटर। दो वृत्त एक दूसरे को काटते नहीं है तो फिर बताइएगा कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रकार से देखिएगा, हम ये दो वृत्त बना रहे, एक ये बना रहे सर्किल और एक ये बना रहे, क्योंकि उन्होंने कहा काटते नहीं है तो हमने अलग अलग बनाएंगे। अब बताइएगा कितनी स्पर्श रेखा इन पर खींची जा सकती है। उभयनिष्ठ, ऐसी स्पर्श रेखा जो इसे भी स्पर्श करे और इसे भी करे। तो दो तो स्पर्श रेखा हमारी ये हो जाती हैं, और एक इस प्रकार से भी खींच सकते हैं। ये उभयनिष्ठ का मतलब है एक ही स्पर्श रेखा दोनों को स्पर्श करती हुई जाए, और एक यहाँ से इस प्रकार से खींच सकते हैं। तो आप देखिएगा 1 2 3 4, अगर दो वृत्त एक दूसरे को नहीं काटते हैं तो कॉमन टेंजेंट 4 खींचे जा सकते हैं। 5000 का 10% और उसका 20%, देखिएगा 5000 रुपये का 10% और उसका फिर 20%। हमारे पास नीचे 4 जीरो है और ऊपर भी 4 जीरो मिल गए, सब नंबर कट गए, 20 पंचे 100। इसका जवाब हो जाएगा 100। कि एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्या होता है अभी हम बताएंगे कि इसमें AB परिवृत्त का एक व्यास है, मतलब AB उसमें व्यास है, तो और ये एंगल 140 है, तो BAC की माप बताएंगे आप किसके बराबर होगा। तो देखिएगा क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है सर्किल के अंदर। अब इसमें A यहाँ पर है तो ये B यहाँ पर होगी, क्योंकि AB जो है वो इसका, और C यहाँ रखी जाएगी, फिर D यहाँ रखी जाएगी, तो ABCD। अब आप इन चारों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। जैसे A प्लस C 180 डिग्री होगा और B प्लस D भी 180 डिग्री होगा। ये सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब इसमें इन्होंने ये कहा है कि ADC ये एंगल 140 का है। तो हमने कहा सम्मुख कोण संपूरक होते तो ये एंगल कितने हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए, तो 140 हमारे पास है तो दूसरा बचा 40। अब हमसे वो एंगल जो पूछ रहे हैं BAC ये एंगल पूछा जा रहा है हमसे। एक लाइन हमने और ज्वाइन की तब तो BAC मिलेगा। अब आप एक दूसरी चीज और देखिएगा, किसी सर्किल में यानी सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे ये सेंटर है, ये A है, ये B। अब इसमें आप कोई भी एंगल बनाइएगा इस प्रकार से, कोई भी सेमी सर्किल में, वो 90 डिग्री का ही बनेगा सरकमफ्रेंस पर। तो इसी प्रकार से इसमें ये 90 डिग्री हो गया। अब एक 90 डिग्री का हमारे पास ट्राइंगल है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके दो एंगल हमें मालूम है, ये 40 है, ये 100, ये 90 है, तो ये कितना रह गया 50, क्योंकि तीनों का एडिशन तो 180 होना चाहिए। तो ये एंगल 50 डिग्री होगा, ऐसे फाइंड किया जा सकता है 50 डिग्री। आगे और भी हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से करना। अगर आप इसी को कैलकुलेशन लेकर के आप क्वेश्चन को करते हैं
तो आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा, और आपको कॉन्सेप्ट लर्न है तो आसानी से कर पाएंगे। जैसे हमें ये मालूम होना चाहिए कि ए प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, इसका जवाब क्या निकलता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, यहाँ ए माइनस बी का, तो ये कैंसिल हो गए, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे ऊपर न्यूमरेटर में हो गया एक और एक दो, यानी 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में भी है ए स्क्वायर प्लस, ये कैंसिल हो गए। तो फाइनली इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब आएगा 2। कोई भी नंबर हो इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो उनका जवाब 2 ही आएगा। एक वृत्त की त्रिज्या को 200% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। किस प्रकार से करना है, मान लीजिएगा ये सर्किल है और इसकी ये रेडियस है अभी r है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब हमने क्या कर दिया, इसकी रेडियस को 2 गुना कर दिया है, 2% बढ़ा दिया गया। 2% बढ़ाने से मतलब बढ़ कितने की, ऐसे बढ़त ऐसे निकालेंगे, पहले कितनी थी r, और इसको हमने बढ़ा कितना दिया, 200% कर दिया है, यानी 200/100, यानी r प्लस 2r, यानी फाइनली कितनी हो गई 3r। अब ये हो गई है 3r। अब इसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई और 3r का होल स्क्वायर, दैट इज ये हो गया 9 पाई आर स्क्वायर। तो इंक्रीजमेंट बढ़ोतरी कितनी होगी, पहले हमारे पास 1 पाई आर स्क्वायर था, अब 9 हो गई, तो जो इंक्रीजमेंट लग गया इस पर वो हो गया 9 पाई आर स्क्वायर। में से आप 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ गया 8 पाई आर स्क्वायर। तो सीधा सीधा यहाँ 1 था और 8 गुना हो गया, तो 800% बढ़ गया। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इंक्रीजमेंट अपॉन शुरुआत में जितनी थी इंटू 100, यानी सीधा सीधा 800%। तो जो किसी सर्किल की अगर आप रेडियस को 200% से बढ़ाते हैं तो उसका एरिया 800% से बढ़ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा ये है 2 पे पावर x माइनस 1, 2 पे पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320। इट कैन बी रिटन एज 2 पे पावर x इंटू 1/2 माइनस पावर इसलिए प्लस 2 पे पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू 320। एलसीएम जब इसका लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर x प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा 4 2 पे पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 320। ये यहाँ भेज दीजिएगा, और यहाँ से 2 पे पावर x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4, और ये हो जाएगा 640। दैट इज 5 इंटू 2 पे पावर x इक्वल टू 640। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 पे पावर x इक्वल टू 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 128, यानी 2 पे पावर x इक्वल टू, और 128 के जब आप फैक्टर करेंगे 32 होते हैं तो 5, 64 होते हैं 7, 64 दूनी यानी 7 हो जाएंगे। 2 पे पावर 7, बेस इक्वल होने पर पावर भी इक्वल होती है, दैट इज x इक्वल टू 7। तो इसका जवाब आ जाएगा 7। किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि एडी कोण बीएसी का अर्धक है। इस प्रकार से ये ए बी सी, और इस प्रकार से ये डी पॉइंट बीसी पर है कि ये कोण इक्वल हो जाते हैं कटने के बाद। तो ऐसी स्थिति अगर ये कोण इक्वल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये साइडें भी इक्वल होंगी। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, बी डी इक्वल टू डी सी या सी डी। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वो होती है आगमन विधि, और पढ़ाने पर दोनों विधियां चलती हैं, आगमन और निगमन। पहले हम एग्जाम्पल समझाते हैं फिर नियम बताते हैं, तो ये पहले एग्जाम्पल समझा के पढ़ाना फिर क्वेश्चन नियम बताना, तो ये आगमन विधि कहलाती है। दैट्स ऑल। जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा।